दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग जो कि इंडिया के शहर गुजरात सूरत में बनाई गई है, उसने यूएस की पेंटागन बिल्डिंग को भी पीछे छोड़ दिया है, जो कि 80 साल पुरानी बिल्डिंग थी और 80 साल से वो दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग के तौर पर जानी जाती थी। यूएस का मिलिट्री हेडक्वार्टर था, जिसको इंडिया ने बीट कर दिया है। इंडिया ने अपने शहर गुजरात में दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बनाकर, क्या कहेंगे? जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि इंडिया ने किस फील्ड में किस कंट्री को बीट नहीं किया। आप आईटी सेक्टर देख लें, आप उसका इंडिया की एक्सपोर्ट्स देख लें, आप उसके साथ साथ इंडिया का जो डेवलपमेंटल मॉडल है, इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोई एक आप इंडिया का प्रोजेक्ट देख लें, इंडिया ने किस प्रोजेक्ट में किस कंट्री को बीट नहीं किया। इंडिया चंद्रयान जब इंडिया का फेल हुआ, हम लोग उस पर जो है अपनी दादें वसूल करते रहे कि इंडिया का जो मिशन था वो नाकाम हो गया। हम लोग उस पर खुश होते रहे, हमें ये नहीं पता था कि 2 साल बाद वो कामयाब हो जाएंगे और हम लोग वहीं के वहीं पर रहेंगे। हम आज भी वहीं पर हैं, उनका मिशन कामयाब हो गया। अब हमारी सफ़ों में जो है वो खलबली मची हुई है, सफ़े मातम बिछी हुई है कि इंडिया जो है वो आसमान तक चला गया, हम लोग अभी तक यहीं पर हैं, हमारे साथ कुछ नहीं हुआ। हम तो ज़मीन पर ही तरक्की नहीं कर सके, आसमान पर जाना तो बहुत दूर की बात है। कुछ दिन पहले इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने कहा था, फ्रांस में उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी, उन्होंने कहा कि इंडिया में टैलेंट भी है, इनोवेशन भी है, इंडिया में टेक्नोलॉजी भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। जो इन्वेस्टर इंडिया में आकर इन्वेस्ट करेगा, इंडिया उसको जो है भारी रिटर्न्स देकर जाएगा। मतलब देखिए, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कितने कॉन्फिडेंस से जब ये बात कह रहे हैं कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, इनोवेशन भी है। तो जब एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर इस तरह के बयानात देता है दूसरे मुल्कों में जाकर, तो डेफिनेटली उनकी आवाम में भी एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा है कि जब प्राइम मिनिस्टर अपनी आवाम को ओन करता है तो आवाम में जो है वो एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। हमारे मुल्क में तो सूरत हाल ये तक है कि हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो अपने कारकुनान को ओन करने के लिए तैयार नहीं है। आवाम तो बहुत हाई लेवल की बात है। अब आपको पता है कि इंडिया ने ये दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग तैयार की है गुजरात के शहर सूरत में। वहाँ पर इंडिया डायमंड की ट्रेडिंग करेगा। मतलब अब आप चेक करें कि वो डायमंड की ट्रेडिंग कर रहे हैं और हमसे कोई वैसी ट्रेड करने को तैयार नहीं। अच्छा, ट्रेड तो हम करते नहीं हैं, मतलब एक्सपोर्ट तो हम करते नहीं और इंपोर्ट हमने वैसे ही बंद कर दी है। पाकिस्तान का हमेशा जो मुल्क तरक्की करता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स के रिलेशनशिप की बेस पर तरक्की करता है। हमारी इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, एक्सपोर्ट्स बिल्कुल है नहीं। और उसके साथ साथ जब हम इंपोर्ट्स को भी बंद कर देते हैं कि बाहर से हम कोई भी चीज़ मुल्क में नहीं आने देंगे, उससे हम महंगाई इतनी ज़्यादा हो जाती है। चूँकि हम लोग कोई चीज़ प्रोड्यूस कर नहीं रहे, हमने बाहर से लेनी है। 75 साल से हम लोग डिपेंडेंट हैं। जब हम लोग डिपेंडेंट हैं और उसके बाद हम खुद भी प्रोड्यूस नहीं कर रहे और बाहर से आने वाली चीज़ों को भी रोक देते हैं, तो फिर महंगाई इस सूरत में होती है कि जब सोयाबीन को हमारे जो मिनिस्टर हैं PMLQ के चीमा साहब, उन्होंने तारिक बशीर चीमा साहब, जब उन्होंने सोयाबीन जो कि चिकन की प्राइमरी ज़रूरत थी और उसको इंपोर्ट करने से रोक दिया, बंद कर दिया, तो चिकन 700 रुपये में किलो हो गया। आप हम और जो गरीब आवाम है वो सफ़र कर रही है। चीमा साहब या मिनिस्टर उस लेवल के लोगों को क्या फ़र्क पड़ता है? एक्सपोर्ट्स हमने बढ़ाई नहीं है, इंपोर्ट्स हम सारी ज़िंदगी डिपेंडेंट रहे और उसके बाद हमने इंपोर्ट्स पर भी यकदम पाबंदी लगा दिया, जिसकी वजह यह है कि मार्केट्स में हर चीज़ के जो रेट हैं वो आसमान को छू रहे हैं। अच्छा, इन सूरत हाल का फ़िलहाल कोई हासिल वसूल और कोई मतलब हल नज़र नहीं आ रहा कि इनको कंट्रोल किस तरह किया जाए। क्या आपको लगता है कि अपने हमसाए मुल्क इंडिया से ताल्लुकात बेहतर करने से, अपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट या ट्रेड उनके साथ करने से हमारे मुल्क की सूरत हाल कंट्रोल हो सकती है? देखें, दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है, सुपर पावर बनने जा रहा है, उनके मुल्क के साथ हर दूसरा मुल्क जुड़ रहा है ताकि इंडिया से फ़ायदा उठा सके। तो हमारे सियासतदान इतनी उनकी मोटी अकल क्यों है, उन्हें ये बात समझ क्यों नहीं आ रही कि इंडिया के साथ हाथ मिलाने में हमारा फ़ायदा है? इंडिया को हमारी ज़रूरत नहीं भाई, हमें इंडिया की ज़रूरत है। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई, इंडिया को हमारी ज़रूरत नहीं है। इंडिया में बड़े बड़े इन्वेस्टर्स पहुंच चुके हैं, इंडिया ने डेवलपमेंट कर लिया है, प्रोग्रेस कर लिया है, हमें इंडिया की ज़रूरत है। मैं ये उम्मीद करता हूं और ये मेरी रिक्वेस्ट भी होगी, अगर हमारे जो ताकतवर इदारे हैं या जो हमारे मुल्क के करता धरता हैं, अगर वो सुन रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब, चीफ मिनिस्टर साहब, मुल्क के इस्टेब्लिशमेंट, कि हमें भारत से ताल्लुकात बहाल करने चाहिए, वो हमारा अपना ज़ाती फ़ायदा है। मैं ये चाहूँगा कि पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात बेहतर हों। पाकिस्तान को आईटी के सेक्टर में भारत से सीखना चाहिए। कुछ जो मेडिसिन्स वहाँ से आती हैं और उसके साथ साथ काफ़ी सारी जो सब्जियाँ और फ्रूट हैं वो पाकिस्तान से भारत जाते हैं। दो तरफ़ा ताल्लुक़ अगर होता है हमारे अंदर और दो तरफ़ा तिजारत बहाल होती है तो इसमें पाकिस्तान का भी फ़ायदा है, इंडिया का भी फ़ायदा है। सर, आपको पता होगा कि इंडिया ने दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बना दी है और यूएस की पेंटागन बिल्डिंग को भी पीछे छोड़ दिया है। क्या कहेंगे आप इस पर?
देखिए इंडिया तो अभी सुपर पावर बनने की अपनी कदम बढ़ा रहा है, सुपर पावर बनने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उनकी आईटी एक्सपोर्ट्स और उनकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी इतनी ज़्यादा है और हमसे ज़्यादा इंडिया हमसे 7 गुना बड़ा मुल्क है, 7 गुना बड़ी मईशत है उनकी। तो इसी वजह से वो आगे जा रहे हैं क्योंकि उनके पास इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है। जब आपके पास इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आती है तब आपकी कंट्री ये इनिशिएटिव्स लेती है। सबसे पहले हमारी कंट्री में तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, लेकिन इंडिया में देखा जाए तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि 9 साल से एक ही गवर्नमेंट है, 2014 से वहाँ पे, और 2023 आ चुका है, एक ही गवर्नमेंट है। उनकी पॉलिसीज़ का एक वो कंटिन्यूस चल रहा है, कंटिन्यूसली वो पॉलिसीज़ बना रहे हैं और पॉलिसीज़ का फुकदान नहीं वहाँ पे नज़र आ रहा। और यहाँ पे जो पाकिस्तान में देखा जाए तो पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना होने की वजह से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं है हमारी कंट्रीज़ में। तो इसी वजह से हम पीछे रह गए और इंडिया तो अभी हमारी बात ही नहीं कर रहा, वो तो यूएस से कम्पीट करने की बात कर रहा है, तो वो वाकई यूएस से कम्पीट कर रहे हैं। अच्छा, इससे इंडिया की इकॉनमी को कितना बूस्ट मिलेगा? जाहिर सी बात है वहाँ पे इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा और हमारे यहाँ पे पैसा लगाने के लिए कोई रेडी नहीं है। जैसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में बहुत सारा इन्वेस्टर पैसा लगाते हैं, वहाँ पे पेंटागन की आपने बात की, तो इसी तरह वहाँ पे वो एक इकोनॉमिक वो क्या कहते हैं एक्टिविटी जनरेट होगी वहाँ पे, बहुत ज़्यादा मिकदार ट्रेडिंग होगी और सबसे बड़ी बात वहाँ पे डायमंड की ट्रेडिंग होने वाली है। डायमंड की ट्रेडिंग होने वाली है। तो जाहिर सी बात है इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत बड़ी जनरेट होने वाली है वहाँ पे, क्योंकि वो इतनी बड़ी बिल्डिंग बना दी गई हुई है, तो फिर वो वाकई वहाँ पे रेवेन्यू जनरेट करेगी, उनकी गवर्नमेंट के लिए बड़ा अच्छा है, उनके लोगों के लिए अच्छा है, जॉब जनरेशन बहुत ज़्यादा होगी। तो इस वजह से ये डेफिनेटली ये 21वीं सदी चल रही है और 21वीं सदी में वही मुल्क तरक्की करेगा जिसमें टैलेंट होगा, जिनकी में टेक्नोलॉजी होगी। तो हमारे मुल्क में तो ये मुझे तो दोनों चीज़ें नज़र नहीं आ रही जी। हमारी अभी बात की जाए तो हम आईटी इंडस्ट्री में इंडिया का देखा जाए तो 160 बिलियन डॉलर्स की उनकी सिर्फ आईटी एक्सपोर्ट्स हैं और हमारा देखें 110 बिलियन डॉलर्स हम पे सिर्फ कर्जा है। तो और उनका देखा जाए तो 160 बिलियन डॉलर्स की उनकी आईटी एक्सपोर्ट्स है और आईटी एक्सपोर्ट्स कौन कर रहा है? उनकी सारी यूथ कर रही है, फ्रीलांसिंग के ज़रिए, जॉब्स के ज़रिए वो डॉलर लाने वाले बन रहे हैं, ना कि डॉलर भेजने वाले अपने मुल्क के अंदर। तो हम और हमारे मुल्क में तो यूथ को सपोर्ट ही नहीं किया जाता, यूथ का कोई फ्यूचर ही नहीं है। वही सबसे पहले तो हमारी जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, पॉलिसीज़ नहीं बनती यूथ के लिए। 3 साल एक गवर्नमेंट आई है, 3 साल कोई और होगी। हमारा अभी तक 3 मार्शाला लग चुके हैं हमारे मुल्क के अंदर और हमारी जो वज़रा आज़म आते हैं उनको 5 साल पूरे नहीं करने दिया जाता। जब हमारी पॉलिसीज़ नहीं बनेगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, तो इसी वजह से हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी नहीं होगी। तो ये एक लेट करता है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और होगी तो तभी आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी, तभी पॉलिसीज़ बनेंगी, तभी यूथ आगे जाएगी, तभी सारा कुछ। अभी आप एक स्टूडेंट हैं और उसके अकॉर्डिंगली आपने जो बातें की हैं वो बड़ी मतलब काबिले फ़ख्र बात है। अच्छा लग रहा है कि सुन के हमारी यूथ इतनी सेंसिबल बातें करी। अगर आप और मैं ये बातें समझ सकते हैं तो हमारे सियासतदानों को ये बातें क्यों समझ नहीं आ रही कि हमारा नफ़ा किस में और हमारा नुकसान किस में है? तो सियासतदानों को तो एक ही है ना कि वो कुर्सी के पीछे हैं, वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो सियासतदानों को भी ऊपर से हिलाया जाता है, वो सारी चीज़ें होती हैं। बस मसला यहाँ पे आता है कि हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ने जो मर्ज़ी आए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। एक बंदे को 5 साल पूरे करने दिया जाए, फिर उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस की बेस पे उसका इलेक्शन हो, जो भी होता है वो सारी चीज़ें हों। जब एक गवर्नमेंट पूरे 5 साल पूरे करेगी, आप देखेंगे पाकिस्तान फ्लरिश भी करेगा, पाकिस्तान की यूथ भी फ्लरिश करेगी, पाकिस्तान की इकॉनमी भी फ्लरिश करेगी। अभी आपने बोला कि इंडिया ने जो इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई है, दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग, तो डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करेगी, इंडिया की इकॉनमी को भी बूस्ट मिलेगा। आपको पता है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अभी कुछ दिन पहले डिफरेंट कंट्रीज़ के दौरों पे थे। पहले वो यूएस गए, तुर्की गए, फ्रांस गए और यहाँ तक कि उन्होंने जब दुबई भी होकर आए हैं तो उन्होंने एक बात की। उन्होंने कहा कि इंडिया में इनोवेशन है, इंडिया में टैलेंट है, इंडिया में टेक्नोलॉजी है, यहाँ पर जो है इन्वेस्टर के लिए फेवरेबल पॉलिसीज़ हैं, यहाँ पर इन्वेस्ट किया आपका एक एक पैसा आपको बड़े रिटर्न्स देकर जाएगा। देखें ऑलरेडी उनके मुल्क में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर है, उसके बावजूद भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खींच कर मज़ीद इन्वेस्टर अपने मुल्क में ला रहे हैं। कभी आपने देखा हो कि हमारे सियासतदानों ने इस तरह से कोई स्ट्रगल की हो इस मुल्क के लिए? नहीं, हमारे सियासतदान ऐसे कभी भी नहीं। हमने जब भी हमारा कोई वज़ीर आज़म बाहर जाता है तो वो एड लेके आता है वापस,
इमदाद लेके आता है। वो पॉलिसीज़ के लिए नहीं जाते, वो अपनी इकॉनमी को बूस्टर के लिए नहीं जाते, कि वो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ का नहीं सोचते। इंडियन यूथ है और जो इंडियन टैलेंट है वो पूरी दुनिया में इस वक्त जगमगा रहा है। आप आईटीज़ की बड़ी कंपनीज़ में देख लें, इंडियन की भरमार हुई पड़ी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की। इंडियन चीफ एग्जेक्टिव्स हैं वहाँ पे। सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ इंडियन हैं, यूट्यूब के देख लें, फेसबुक के देख लें। तो इंडियन टैलेंट जगमगा रहा है। वो किस वजह से जगमगा रहा है? कि उनको फेवरेबल पॉलिसीज़ मिली हैं उनकी यूथ को। और हमारे को शायद ये खबर पता चली हो कि दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग जो है वो इंडिया ने बना ली है और यूएस की पेंटागन को जो है बीट कर दिया है। क्या कहेंगे आप इस खबर पर? जी, इंडिया बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है, हमसे तो बहुत ज़्यादा आगे है। पेंटागन उनकी पहले ही बहुत ज़्यादा, यानी कि अमेरिका की एक बहुत पूरी दुनिया को वहाँ से कंट्रोल करते हैं। अगर उससे बड़ी बना लिया तो क्या बात है। उन्होंने सिर्फ बिल्डिंग बनाई है, अभी अंदर क्या होगा ये तो बात की बात है। लेकिन अभी पता चला है कि इंडिया वहाँ से डायमंड की ट्रेड करेगा। तो जैसे पेंटागन वाले पूरी दुनिया को कंट्रोल करते रहे हैं उसी इंडिया यानी बिल्डिंग से, तो डेफिनेटली ये भी अपने आईटी सेक्टर और बाकी दुनिया को उसी से कंट्रोल करेंगे, अपने ट्रेड को बढ़ाएंगे। क्योंकि जिसके पास पैसा है आजकल उसी की इज्जत है उस मुल्क की। तो इंडिया बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है। और ऑलरेडी इंडिया आईटी की बात करें या ट्रेड की बात करें तो ऑलमोस्ट हर कंट्री के साथ उनकी ट्रेड भी चल रही है। और उनके आईटी के निज़ाम ने देख लिया उनकी इकॉनमी को कितना बूस्ट दिलवाया। जी बिल्कुल, आईटी में तो वो तकरीबन 10, 15, 20 साल से पहले हमसे बहुत ज़्यादा आगे हैं। उनके गूगल के सीईओ हर चीज़ वो उनका, वो मेरे ख्याल में जैसे उधर यूरोप वाली साइड पे बनी हुई है बिल्डिंग उसका, कि आईटी का मेरे ख्याल आईटी पार्क आई थिंक ऐसा ही है सिस्टम। तो आईटी में तो वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा आगे थे और काम कर रहे हैं। अच्छा, क्या लगता है इंडिया दिन ब दिन इतनी तरक्की करता जा रहा है? आए दिन हमें खबर सुनने को मिलती है इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने वो कर दिया। वो दिन कब आएगा जब हम पाकिस्तान के हवाले से ये बात करेंगे कि इस चीज़ में आज पाकिस्तान ने इंडिया को पीछे छोड़ दिया है? वो दिन उस टाइम आएगा जब पाकिस्तानी अवाम में बहुत ज़्यादा शऊर आ जाएगा। हमें अभी डिवाइड किया हुआ है KPK में, पंजाब में, सिंध में। हम तो डिवाइडेड, वो हम पे डिवाइड एंड रूल की तरह के, वो जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी वैसे ही सिस्टम यही हमारे इस्टेब्लिशमेंट ने किया हुआ है कि हमें डिवाइड किया हुआ है हिस्सों में। हम यूनिटी यानी कि एज ए कौम, एज ए नेशन हम मुतहद नहीं है। वही ना, हमने दूसरे किसी से क्या लड़ना है, हम तो आपस में ही लड़ लड़ के मर रहे हैं। पाकिस्तान को उन्होंने 5 धड़ों में बांट कर रख दिया है। हर सूबे में अलग से प्रोटेस्ट हो रहे हैं। कोई भी इस मुल्क की डेवलपमेंट या तरक्की को लेकर बात नहीं करता। हर बंदे को सिर्फ रोटी, कपड़ा, मकान और अपनी पड़ी हुई अपनी कुर्सी की जंग लड़ रहे हैं यहाँ पे। जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल मैं 100% एग्री करता हूँ। जैसे अभी 2-4 दिन पहले नई पार्टी बन गई KPK में के, उनको सेपरेट कर देंगे, इधर पंजाब को सेपरेट कर देंगे और ऊपर हम इस्टेब्लिशमेंट यानी कि हम रूल करेंगे। तो जब तक ये चीज़ें ख़त्म नहीं होती, एज ए नेशन हम खड़े नहीं होते, तब तक तो पॉसिबल ही नहीं है। अभी तो आप देख लें इन्फ्लेशन का क्या रेट है, लोग वैसे ही भूख से मर रहे हैं, पता नहीं कैसे क्या हो रहा है। तो जब तक हम खुद खड़े नहीं होते, 1, 2, 4, 5 साल हम खुद अच्छी तरह काम नहीं करते एज ए नेशन, खड़े होकर, सीरियस होकर, तो फिर इंडिया हमसे आगे ही रहेगा। सर, 21वीं सदी है ये। इस सदी में टैलेंट और टेक्नोलॉजी के बगैर कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। टेक्नोलॉजी पे हमारे मिनिस्टर्स ने वैसे ही काम नहीं किया और टैलेंट हमारा या तो ज़ाया हो गया है या बाहर के मुल्कों में चला गया। जी बिल्कुल, अभी 2 दिन पहले मेरे ख्याल में इमरान खान ने टिकटॉक पे अपना अकाउंट बनाया है। तो आज उनके मिनिस्टर थे, मेरे ख्याल में आज था कि कल था, मैंने बस जस्ट न्यूज़ देखी है, उन्होंने बोला है कि हम सोशल मीडिया पे भी बैन लगा देंगे। तो वो कंट्रोल कर रहे हैं कि ये बोले ना अपने हक के लिए, ना कुछ करें, हम रूल करें बस।